हेलो दोस्तों। आज की इस कड़ी में हम एक स्ट्रेट करंट यानी कंडक्टर और आर्क दोनों की वजह से किसी एक पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है इसके बारे में कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की स्टडी करेंगे। दोस्तों यहाँ हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, बाद में एक लूप दिया गया है और एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर दिया गया है। मतलब कि अगर इस कंडक्टर से आई करंट पास होती है तो सेंटर ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा ये हमें ढूंढना है। हम देख सकते हैं कि ये अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है और जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, अगर वो उसी की लाइन पर आ जाता है तो इस वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड वो कंट्रीब्यूट वहां पर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कंडक्टर का ये हिस्सा और कंडक्टर का ये हिस्सा किसी भी तरह की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इंड्यूस नहीं कर पाएगा। तो हम सारे टुकड़ों को नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। हम कह सकते हैं कि ए बी और सी डी की वजह से किसी भी तरह का मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर इंड्यूस नहीं होगा। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो केवल ये आर की वजह से होगा। अब सवाल ये उठता है कि वो आर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर इंटू थीटा। दोस्तों यहाँ पर थीटा हमारा जो होगा वो पूरा एंगल अगर हम कंसीडर करें तो ये एंगल पाई बनेगा रेडियन में। अगर इसको और इसको कैंसिल कर ले तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 4 आर। ये दोनों ही के लिए लागू हो सकता है, मतलब इस कर्व में भी वही बात है, यहाँ पर भी सेमी सर्कुलर आर्क है तो इसका भी आंसर ऐसा ही होगा म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 4 आर। तो फिर ये दोनों में अंतर क्या है? अंतर इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर करंट कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर हम कर्ल ऑफ फिंगर्स को कुछ इस तरह से रोटेट करें तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्लेन ऑफ पेपर में अंदर की तरफ जा रही है। जबकि इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो करंट कुछ इस तरह से जा रही है। अगर हम अपने राइट हैंड के फिंगर को कुछ इस तरह से रोटेट करें तो थंब हमें प्लेन ऑफ पेपर की बाहर की डायरेक्शन दिखा रहा है। यानी कि अगर हमें यहाँ डायरेक्शन भी मेंशन करनी होगी तो पहले वाले केस में हमें डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी डाउनवर्ड्स, जबकि दूसरे वाले केस में हमें डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी अपवर्ड्स। अगर केवल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा गया है तो इसका वैल्यू बनेगा म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। लेकिन ऐसे प्रॉब्लम में हमेशा आपको डायरेक्शन भी दिखानी होगी, तो हमेशा डायरेक्शन का ध्यान रखना है और राइट हैंड का इस्तेमाल करके हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढनी है। दोस्तों इस प्रॉब्लम में हमारे पास दो स्ट्रेट कंडक्टर और एक कर्व की वजह से पॉइंट ओ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है ये ढूंढना है। हम हर एक टुकड़े को नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ऊपर मैग्नेटिक फील्ड वो तीन टुकड़ों की वजह से हो सकती है, पार्ट ए बी प्लस पार्ट बी सी प्लस पार्ट सी डी। अब पार्ट ए बी के लिए आप देख सकते हैं इसे अगर हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करें जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है उस पॉइंट के साथ, तो इसकी वजह से यहाँ पर किसी भी तरह का मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि कंडक्टर के लाइन में ही वो पॉइंट है। अब इसी तरह से इस कर्व की अगर हम बात करें तो इस वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, तो आप देख सकते हैं ये कर्व कुल मिला के कुल एंगल अगर आप देखोगे तो ये पाई एंगल बनाता है। तो अगर हम पाई एंगल को देखेंगे तो हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर टाइम्स पाई। और इसी तरह से बाकी बचे हुए कंडक्टर की बात करें, अगर ये कंडक्टर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जो एंगल है वो एंगल इस पॉइंट के साथ जो एंगल है वो जीरो है, और ये जो एंगल है अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो हम ऑलमोस्ट इस एंगल को पाई बाय 2 ले सकते हैं। यानी कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के किसी एक कॉर्नर पर इंड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए फॉर्मूला है म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर टाइम्स साइन ऑफ जीरो। इस जगह से एंगल जो है वो जीरो बन रहा है, जबकि दूसरे कॉर्नर का जो एंगल बन रहा है वो होगा साइन ऑफ पाई बाय 2। आप जानते हैं साइन पाई बाय 2 बनता है 1, साइन जीरो की वैल्यू हो जाएगी 0। कुल मिला के हम बोल सकते हैं म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, कॉमन निकल गया, इधर से पाई बचेगा, प्लस आप जानते हैं साइन जीरो 0 एंड साइन पाई बाय 2 इज 1, ये पूरा कॉमन निकल चुका है। मतलब हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर इंटू पाई प्लस 1। दोस्तों इस केस में हमारे पास दो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और एक सेमी सर्कुलर आर्क है। इस वजह से पॉइंट ओ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है ये हमें ढूंढना है।
अब हमें देखना है कि ये अगर इनफाइनाइट से आ रहा है, हम इसको नाम दे देते हैं ए बी, इस हिस्से को नाम देते हैं बी सी, और इसको नाम देते हैं सी डी। सो क्या ये भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड पे कंट्रीब्यूट कर पाएगा? और जवाब है बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के किसी एक एंड पर है, तो उससे जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है हम इसकी फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या सी डी कुछ यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर पाएगा? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि ये भी एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के किसी एक कॉर्नर पे आया हुआ पॉइंट है। और इसी तरह से ये कर्व भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस केस में तीनों ही टुकड़े कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू कंडक्टर ए बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू आर्क बी सी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर सी डी। अब इसके लिए फॉर्मूला आप जानते हैं कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के किसी एक कॉर्नर पे मैग्नेटिक फील्ड हमें ढूंढना है, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर टाइम्स। अब आप देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दो एंगल अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, मतलब ये एंगल आप देखेंगे तो इसे हम पाई बाय 2 बोल सकते हैं इस कॉर्नर के साथ, जबकि इस कॉर्नर के साथ इसका एंगल 0 बन जाएगा। इसका मतलब हम एक एंगल को तो पाई बाय 2 बोल सकते हैं, लेकिन इसके दूसरे एक्सट्रीम एंड के एंगल को हमें 0 बोलना पड़ेगा। अब यही बात हम दूसरे हिस्से के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम बीसी पार्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो बीसी एक आर्क है जो सेंटर के साथ पाई एंगल बनाता है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर इंटू पाई। और इसी तरह से ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला जो ये है वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, केवल एंगल में चेंज आएगा। यहाँ पहला एंगल 0 आएगा और दूसरा एंगल जो है वो पाई बाय 2 बनेगा, यानी हम कह सकते हैं कि एक आएगा साइन 0 और इधर आ जाएगा साइन पाई बाय 2। तो फॉर्मूला बन जाएगा म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, ये हो जाएगा साइन 0 प्लस साइन पाई बाय 2। दोस्तों आप जानते हैं साइन पाई बाय 2 1 बनता है, साइन 0 0 बन जाएगा, इसी तरह से साइन 0 0 और साइन पाई बाय 2 1 बन जाएगा। और ये सारे फॉर्मूला में हम देख सकते हैं म्यू जीरो आई 4 पाई आर, म्यू जीरो आई 4 पाई आर, म्यू जीरो आई 4 पाई आर, सब में से कॉमन निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर बचा हुआ है 1, इधर बच गया पाई और इधर बचा हुआ है 1। कुल मिला के हम कह सकते हैं ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर टाइम्स 2 प्लस पाई। ये आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा। A current I is flowing in a conductor shape as shown in the figure. The radius of the curved path is r and the length of a straight portion is very large. The value of magnetic field at a center O will be। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह के प्रॉब्लम में हमारे पास दो स्ट्रेट कंडक्टर और एक कर्व कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर का इस्तेमाल हुआ है। तो पहले तो हम इसका नामकरण कर देते हैं, इसे नाम दे देते हैं, इस वाले हिस्से को हम नाम देते हैं ए बी, ये वाला हिस्सा हो गया बी सी, और फिर यहाँ से फिर से ये स्ट्रेट कंडक्टर जिसे हम डी देते नाम दे देते हैं। और जैसे सब में बोला गया है स्ट्रेट पोर्शन विथ वेरी लार्ज, इसका मतलब इसका ये लेंथ इंफिनिटी से आ रहा है और ये लेंथ इंफिनिटी को जा रहा है, कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो तीन टुकड़ों की वजह से है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट ए बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट बी सी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट सी डी। लेकिन कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है ये हमें देखना पड़ेगा। अब इस कंडक्टर की बात करें तो इसी के एक्सिस पर पॉइंट ओ आता है, मतलब सीधी बात हो गई कि ये कंडक्टर कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं कर पाएगा। पॉइंट ओ पर, आपको आजू बाजू कुछ भी हो सकती है, लेकिन पॉइंट ओ पर, गिवन पॉइंट पर इस कंडक्टर की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगी। अब उसी तरह से बीसी पोर्शन की वजह से, क्योंकि बीसी पोर्शन का आर्क जो है वो 3 पाई बाय 2 एंगल कवर करता है, इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर और एंगल हो जाएगा 3 पाई बाय 2 प्लस सी डी।
CD हिस्से के लिए अगर हम देखें तो इसका एक कॉर्नर के साथ जो एंगल बना हुआ है वो 0 है, जबकि दूसरा कॉर्नर इंफिनिटी पे जा रहा है, इस वजह से यहाँ का एंगल π/2 बन जाएगा। मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के किसी एक कॉर्नर का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा μ0I डिवाइडेड बाय 4πr साइन ऑफ 0 प्लस साइन ऑफ π/2। साइन ऑफ 0 0, साइन ऑफ π/2 इज 1। कुल मिला के हम μ0I डिवाइडेड बाय 4πr दोनों में से ही कॉमन निकाल सकते हैं, और जो बच गया यहाँ पर वो होगा 3π/2 प्लस साइन 0 0, साइन π/2 इज 1। तो हमारा ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B इज इक्वल टू μ0I डिवाइडेड बाय 4πr 3π/2 प्लस 1। ये सारे ऑप्शन में ऑप्शन बी सबसे अप्रोप्रिएट आंसर गिना जाएगा। An infinitely long conductor is bent into a circle as shown in the figure. It carries a current I ampere and the radius of loop is capital R meter. The magnetic induction at the center of a loop is blank Tesla. दोस्तों इस तरह के प्रॉब्लम एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि एक ट्रैप होते हैं, इसे हमें बहुत ही टेक्निकली डील करना पड़ता है। हमें ध्यान रखना होता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है और स्ट्रेट लाइन और गिवन लूप में क्या रिलेशन है। जैसे पहला तो काम हम इस तरह के सर्किट में करेंगे कि हम सारे कंडक्टर्स को कुछ नाम दे देते हैं। जैसे इस हिस्से को नाम देते हैं AB, ये पूरा सर्कल आप देख सकते हैं घूमेगा, यानी B पर ही आके कंप्लीट हो रहा है, और बाकी के कंडक्टर को नाम हम दे देते हैं C। सो कुल मिला के सभी कंडक्टर किसी एक पॉइंट ऊपर कितना कंट्रीब्यूट करते हैं वो हमें ढूंढना है। तो दोस्तों पहले तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कुल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 3 टुकड़ों की वजह से होगा। एक बोल सकते हैं AB प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल, जिसे हम B' कह सकते हैं, और दूसरा हिस्सा हो जाएगा स्ट्रेट कंडक्टर BC की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा वो। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर AB क्या होगा, तो AB की वजह से आप देख सकते हैं ये वाला एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के किसी एक कॉर्नर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हम एक एंगल का जो वैल्यू है इसे हम π/2 ले लेते हैं और दूसरे एंगल का वैल्यू जो है वो 0 ले लेते हैं। मतलब इधर का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा μ0I डिवाइडेड बाय 4π कैपिटल R। कैपिटल R इसलिए लिया गया है कि यहाँ पर इस कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है इसलिए, और ये हो जाएगा साइन ऑफ π/2 प्लस साइन ऑफ 0। इसी तरह से ये दूसरे टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना जनरेट होगा वो हमें चाहिए। जैसे ये वाला जो हिस्सा है सर्कल, इससे कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। अब यहाँ हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर हम इसे राइट हैंड में होल्ड करते हैं तो कुछ इस तरह से इसके ऊपर वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आ रही है, कुछ ऐसे। तो सीधी बात है, इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आ रही है, और बाहर आने की वजह से हम उसे पॉजिटिव लेते हैं। इसी तरह से अगर हम इस कंडक्टर की बात करें जो सर्कुलर शेप में है, यहाँ पर भी कंडक्टर अगर हम राइट हैंड फिंगर्स का कुछ कर्ल बनाएंगे तो ये प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आ रहा है, यानी यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड भी प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आ रहा है, इसलिए इसे भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा μ0I डिवाइडेड बाय 4πr, और ये जो एंगल है ये एंगल 2π लेना पड़ेगा क्योंकि सर्कल पूरा कंप्लीट हो रहा है। और इसी तरह से जो बाकी जो कंडक्टर बचा BC, उस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा μ0I डिवाइडेड बाय 4πr, लेकिन इस बार पहला एंगल 0 और आखिरी एंगल जो होगा वो π/2 लेना पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा साइन 0 प्लस साइन π/2। दोस्तों यहाँ पर साइन π/2 1 बनेगा, साइन 0 0, साइन 0 0 एंड साइन π/2 1। सो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इस पूरे फॉर्मूला में μ0I डिवाइडेड बाय 4πr एक कांस्टेंट है जिसे बाहर निकाल सकते हैं। इधर बचा 1, इधर बचा 2π और इधर बचा 1। 1 प्लस 1 2, एंड 2 दोनों में से अगर हम कॉमन निकाल ले तो μ0I डिवाइडेड बाय 4πr इधर बन जाएगा 2 प्लस 2π। इन दोनों में से भी अगर हम 2 को कॉमन निकाल ले तो हमारा ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा μ0 टाइम्स 2I डिवाइडेड बाय 4πr इंटू ब्रैकेट 1 प्लस π। तो ये सारे ऑप्शंस में सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए होगा।
An infinitely long conductor is bent in form of circle as shown in the figure. It carries a current I ampere and the radius of the loop is R meter. The magnetic induction at the center of loop is. दोस्तों ये प्रॉब्लम बिल्कुल इसके आगे वाले प्रॉब्लम के जैसा ही है, पर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को बदल दिया गया है। अगर आपको याद है तो इसके आगे वाले न्यूमेरिकल में करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी थी, यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, जबकि लूप के करंट की डायरेक्शन अभी भी एज इट इज है। तो हम यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तीन टुकड़े यानी कि ए बी, एक सर्कल और बी सी, इसकी वजह से कितना होगा वही हमें ढूंढना है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू portion AB that can be written as mu 0 I divided by 4 pi r sin of pi by 2 plus sin of 0। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम राइट हैंड में होल्ड करते हैं तो हम अगर करंट की डायरेक्शन दिखाता है तो फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी। मतलब इस वाले कंडक्टर के ऊपर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ पेपर से अंदर जा रही है, पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ पेपर से अंदर जा रही है। एक साथ अगर अंदर जाने वाली और बाहर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड है तो अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड को नेगेटिव साइन दिया जाता है। इसी तरह से इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखेंगे तो ये कर्ल ऑफ फिंगर कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आएगी मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इसे हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा और इसका फॉर्मूला बनेगा म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई r। पूरा लूप कंप्लीट हो रहा है जिसका एंगल बनेगा 2 पाई। और इसी तरह से बाकी बचे हुए हिस्से की भी अगर हम बात करें तो इस हिस्से में भी मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ पेपर में अंदर जा रही है, इस वजह से इधर माइनस वैल्यू लेना पड़ेगा और फॉर्मूला बनेगा म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई r साइन ऑफ 0 प्लस साइन ऑफ पाई बाय 2। अब ये सारे वैल्यूज को जोड़ देते हैं जिसमें से म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई r कॉमन निकल जाएगा, साइन पाई बाय 2 1 बनता है और ये नेगेटिव साइन की वजह से ये हो जाएगा -1 प्लस ये पूरा हिस्सा कॉमन निकल चुका है, इधर बचेगा 2 पाई एंड साइन पाई बाय 2 1, साइन 0 इज 0 और साथ में -1 मल्टीप्लाई होने की वजह से -1, कुल मिला के हम लिख सकते हैं -1 एंड -1 दैट इज गोइंग टू बी -2। ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई r 2 पाई -2, जिसमें से अगर हम 2 कॉमन निकाल ले तो फॉर्मूला बन जाएगा म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई r। अगर हम 2 निकाल लेते हैं कॉमन तो ये बन जाएगा 2i और इधर हो जाएगा पाई -1। ये सारे ऑप्शन में बी ऑप्शन सबसे एप्रोप्रिएट आंसर गिना जाएगा।